हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। आईआईटी जैम के लिए अपने क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे थे और इसमें अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में जो है मॉडर्न फिजिक्स का फोर्थ पार्ट। ठीक है, जिसमें हमने कंप्लीट न्यूक्लियर फिजिक्स अपने डिस्कस करेंगे। कंप्लीट न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है आपके आईआईटी जैम फिजिक्स में। ठीक है, नेट यदि गेट की नेट की बात करें तो उसमें तो बहुत डिटेल में है, लगभग 20-25 लेक्चर लग जाते हैं उसमें तो। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें 1-2 लेक्चर का काम है। सबसे पहले अपने बात करें न्यूक्लियस की। दो टाइप ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं हमारे पास में। देखो, सबसे पहले अपने बात करें न्यूक्लियस की। दो टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं हमारे पास में, स्टेबल न्यूक्लियाई और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। स्टेबल और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। देखो, दो ही टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बाइंडिंग एनर्जी और एक है रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज न्यूक्लियर फिजिक्स की लिखवा दूंगा ताकि एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। न्यूक्लियस की बात करें, दो टाइप की न्यूक्लियाई। स्टेबल स्टेबल न्यूक्लियाई वो होते हैं जिनका डीके नहीं होता, और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई वो होते हैं जिनका डीके होता है। और ये स्टेबल होना चाहते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। तो ये स्टेबल होना चाहते हैं, और कौन कौन से डीके करते हैं? अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास में रेडियो एक्टिव डीके होते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं, बहुत सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो सकते हैं। इन दोनों की जो संख्या होती है वो हमारे पास में p+n या z+n भी लिख सकते हैं। p प्रोटॉन है हमारे पास में, n न्यूट्रॉन है, a। ठीक है, और इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको अपने कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होता है उसको कहते हैं अपने स्ट्रॉन्ग फोर्स। चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है ये। और स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बहुत हाई स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स। चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, स्पिन डिपेंडेंट होता है। चार्ज इंडिपेंडेंट, स्पिन डिपेंडेंट। ठीक है, ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी की बात करें, अब एटम की बात करें तो एटम में सेंटर पार्ट जो होता है न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एटम की बात करें तो इसमें सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होगा, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई की बात करें, न्यूक्लियाई की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सबसे पहले न्यूक्लियाई की मास के बारे में डिस्कस करते हैं। मास ऑफ न्यूक्लियाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में है मास ऑफ न्यूक्लियाई। देखो, न्यूक्लियाई के मास के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस का मास बेसिकली न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियॉन्स है उनका मास होता है। ठीक है, तो इसको बेसिकली एटम के यदि मास की बात करें तो एटॉमिक मास होता है हमारे पास में न्यूक्लियस का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बट फिर भी कुछ ना कुछ मास तो होता ही है इलेक्ट्रॉन का मास, ऐसे नहीं इलेक्ट्रॉन का मास होता ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास में जो न्यूक्लियस का मास होता है वो होता है हमारे पास में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जितने भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, इसे अपने कहेंगे जो ये टोटल मास होगा ये न्यूक्लियस का मास होगा। और एटॉमिक मास में से यदि ये मान लो एटम से बना है, न्यूक्लियस सेंटर में और इसके चारों ओर जेड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जेड प्रोटॉन है, जेड और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो एटॉमिक मास यदि हमें पता है, एटॉमिक मास एम जेड ए, तो उसमें से जेड इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस कर दो तो हमारे पास में वो न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। इस टाइप से भी अपने न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और न्यूक्लियस का मास बेसिकली अपने ऑब्जर्व करते हैं, हमारे पास में एक यूनिट है दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। ये याद रखना है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट होती है कार्बन 12 एटम मास, कार्बन 12 एटम का मास अपॉन 12। ये हमारे पास में 1 एटॉमिक मास यूनिट होती है। कार्बन जो 12 है इसका मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन 12। अब मास ऑफ कार्बन 12 एटम क्या होगा?
हमें पता है कार्बन के 12 ग्राम में यदि अपने मोल कॉन्सेप्ट यूज करें, कार्बन के 12 ग्राम में हमारे पास में जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 ये होंगे। यदि अपने 12 kg की बात करें, 12 kg में हमारे पास में नंबर ऑफ एटम होंगे 0.0 इंटू 10⁻26 ये kg में होंगे। तो 6.023 इंटू 10⁻6 कार्बन एटम होंगे। किस कार्बन एटम का मास कितना होगा? 12 kg। एक कार्बन एटम का मास कितना होगा? 12 kg अपॉन 6.023 इंटू 10⁻26 एक कार्बन एटम का। ठीक है, तो कार्बन एटम का जो मास है वो ये है, एक कार्बन एटम का, और डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो 1 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगी। तो एटॉमिक मास यूनिट आएगी हमारे पास में 12/6.023 इंटू 10⁻26 इंटू 1/12। 12 से 12 कैंसिल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 पॉइंट, इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास में एक एटॉमिक मास यूनिट 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg ये आ जाएगा हमारे पास। इस टाइप से अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो तुम्हें याद रखना है। और 1 एटॉमिक मास यूनिट को अपने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं। 1 AMU मेगा इलेक्ट्रॉन 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। ये भी याद रखना फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, तो इनको नोट करते जाना। ठीक है, न्यूक्लियाई रेडियाई की बात करें तो न्यूक्लियाई रेडियाई कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी न्यूक्लियाई की रेडियाई कैलकुलेट करनी है हमें, तो अपने क्या करेंगे, देखो एक कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे। एक तो फॉर्मूला होता है R=R0 A⁴ ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है न्यूक्लियाई की रेडियाई का, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला सभी को पता होगा। एक कैलकुलेट करते हैं अपने एनर्जी से। ये न्यूक्लियस है मान लो हमारे पास में, अपने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, लेट्स से हमारे पास में अल्फा पार्टिकल है, इसको यहाँ से सेंड करते हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी 12mv² है। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल यहाँ पे इसकी तरफ बढ़ता है उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास में आके रुक जाता है, जहां पे इसकी जो कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है Q1 Q2/4πε0r। और मान लो ये सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो r हो जाती है, तो यहाँ से r निकाल सकते हैं अपने काइनेटिक एनर्जी 4πε0 Q1 Q2। Q1 है अल्फा पार्टिकल का चार्ज और Q2 है हमारे पास में न्यूक्लियस का चार्ज। इस टाइप से अपने एनर्जी है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास में R=R0 A⁴1/3। इस टाइप से अपने रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूक्लियस की एनर्जी से। यहाँ से क्वेश्चन तुम्हें कई बार देखने को मिल जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट भी तुम याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन न्यूक्लियाई, क्योंकि न्यूक्लियाई के अंदर जो चार्ज वाला पार्टिकल है वो सिर्फ प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। न्यूट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है हमें, क्योंकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी होती है वो होती है R=ρ0 1 प्लस e⁻r−c/z, e⁻r−c/z। और r एक r हमारे पास में सेंटर से उसकी डिस्टेंस c एक ऐसी डिस्टेंस है जिस पर डेंसिटी, इनिशियल डेंसिटी की r यदि c हो जाता है तो इस पे जो हमारे डेंसिटी है वो इनिशियल डेंसिटी की, सेंटर वाली डेंसिटी की, सेंटर पे जो डेंसिटी है चार्ज डेंसिटी वो ρ0 है। जैसे जैसे हम बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी हमारे पास में। ठीक है, और इसका यदि अपने ग्राफ प्लॉट करें डेंसिटी का, चार्ज डेंसिटी का, तो हमारे पास में जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से आएगा। पहले डेंसिटी लगातार कांस्टेंट है, ठीक है, फिर डेंसिटी एकदम से डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी। और z वो एक डिस्टेंस, एक इंटरवल है जिसमें डेंसिटी 90% से 10% तक डिक्रीज हो जाती है। z वो, ये जो z है ये एक इंटरवल है जिसमें डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी 90% से 10%, यहाँ मान लो चार्ज डेंसिटी 90% रहेगी 0.9 ρ0, यहाँ 1 ρ0 है। ठीक है, और यहाँ मान लो डेंसिटी रह जाती है 0.1 ρ0। तो ये एक इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो इंटरवल होगा ये z होगा, ये इंटरवल
जहाँ डेंसिटी हमारी 90% से 10% तक रह जाती है। ठीक है, तो ये चार डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये भी याद रखना है तुम्हें फॉर्मूला। एवरेज रेडियस, मीन स्क्वायर रेडियस की बात करें तो मीन स्क्वायर रेडियस होगी इसकी आर स्क्वायर। मीन स्क्वायर रेडियस का फॉर्मूला याद रखना, आर स्क्वायर मीन, ये होगा आर स्क्वायर रो आर डीटो या डीवी अपॉन रो आर डीटो, ये मीन स्क्वायर रेडियस का फॉर्मूला होगा। और रो आर तुम्हें गिवन होगा, तुम इस फॉर्मूले को सॉल्व करके कर सकते हो। यदि जो हमारे पास में डीटो हमारे पास में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए होगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, ये डीटो होगा वॉल्यूम एलिमेंट। डेंसिटी गिवन होगी तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमारे पास में ये डेंसिटी कॉन्स्टेंट डेंसिटी है तो ये जो सॉल्व करके हमारे पास में आएगा 3/5 आर स्क्वायर, उसकी रेडियस आर। ठीक है, कर लोगे। देखो नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी यहाँ नहीं करनी, हमें बिल्कुल भी याद नहीं करनी, बस इतना बहुत है इसमें ना। बाइंडिंग एनर्जी, देखो बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी देखो नाम से ही क्लियर है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, या अपने ये भी कह सकते हैं न्यूक्लियस को उसके इंडिविजुअल, उसके एलिमेंट जो डिफरेंट डिफरेंट उसके न्यूक्लियस है उनमें अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, मान लो एक अल्फा पार्टिकल उसका न्यूक्लियस, उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, दोनों प्रोटॉन दोनों न्यूट्रॉन को अलग अलग करना हमें। ठीक है, इन्फिनिटी पे लेके जाना उनको, दोनों प्रोटॉन दोनों न्यूट्रॉन को। न्यूक्लियस का अस्तित्व को खत्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। फॉर्मूला होता है इसका मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी का वो होता है मास डिफेक्ट डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट क्या होता है? थियोटिकल मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास। ऑब्जर्व्ड मास, थियोटिकल मास में से ऑब्जर्व्ड मास को यदि अपने माइनस कर दें तो हमारे पास में बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगी। थियोटिकल मास क्या, मान लो हमारे पास में न्यूक्लियस है, जेड प्रोटॉन है, एन न्यूट्रॉन है, या ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है, तो जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। इसमें से न्यूक्लियस का जो ऑब्जर्व्ड मास है, ये न्यूक्लियस का मास है, ठीक है, कंबाइंड मास, उसको माइनस कर दो इंटू सी स्क्वायर कर दो, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। कई बार हमें न्यूक्लियस का मास नहीं गिवन होता तो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन हमें गिवन होता है एटॉमिक मास, तो इसको एटॉमिक मास के टर्म में भी अपने लिख सकते हैं, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड। देखो कैसे लिखेंगे, एम एन माइनस एम, ये है न्यूक्लियस का मास, एम जेड ए प्लस जेड एम ई माइनस जेड एम ई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पर। प्लस जेड एम ई और माइनस जेड एम पी कर देंगे, कोई इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस जेड एम ई को अपने यहाँ ले गए तो ये आ गया जेड एम पी प्लस एम ई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। ए माइनस जेड एम एन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस साइन को बाहर कॉमन ले लिया, एम जेड ए प्लस जेड एम ई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक भी। ठीक है, एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन का मास, इसको मास ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस जेड एम एन, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है न्यूक्लियस का मास, एक न्यूक्लियस का मास जिसमें जेड प्रोटॉन है और एन न्यूट्रॉन है। ठीक है, और प्लस जेड एम ई, प्लस जेड एम ई मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में। 2 प्रोटॉन है तो लगभग 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 प्रोटॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, वो न्यूक्लियस है। तो ये टोटल एटॉमिक मास हो गया, एम जेड ए एटॉमिक मास। तो इस टाइप से अपने एटॉमिक मास के टर्म में बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम जेड ए एटॉमिक मास। तो ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है। क्लियर कर लोगे? ये फॉर्मूला याद रखना है। क्यू वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, वो फॉर्मूले भी लिख देता हूँ। देखो क्यू वैल्यू के जो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास में, क्यू वैल्यू के 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों याद रखने हैं। क्यू वैल्यू होती है हमारे पास में रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियाई, माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। एक तो ये वैल्यू होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर, एक तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में क्यू वैल्यू का। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है उनकी काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो हमारे पास में
पेरेंट न्यूक्लियाई है उनकी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस। एक होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, ये तीनों फॉर्मूले हमारे पास में किसके फॉर्मूले होंगे, क्यू वैल्यू के। ये तीनों याद रखने हैं, ठीक है, काम आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व बताना है क्या यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें से तो क्या ही पूछा जाएगा, फिर भी वो है ना, ऐसा कर्व ऐसे ऐसे जाके ऐसे, आयरन की सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है, उसमें तो इतना कुछ ज़्यादा बताने की बात नहीं है। हाँ, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व होता है उसमें जो पीक ऑब्जर्व होती है हमें, जो नेबरिंग न्यूक्लियाई से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उनके लिए जो टोटल ए की वैल्यू होती है, या तो वो 4 होगी, 8 होगी, 12 होगी, 16 होगी, 20 होगी, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे उनमें इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे, ठीक है। और आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब ए से डिवाइड कर दो। तो आयरन की यदि बात करें तो आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज़्यादा होती है। और आयरन से लेके 238 यूरेनियम तक बाइंडिंग एनर्जी लगभग सैचुरेट हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये बताने वाले, ये कुछ लिखने वाला नहीं है यहाँ पे, बस ये याद रखना, ठीक है। न्यूक्लियन फिजन और फ्यूजन प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमेशा इंक्रीज करती है। एक पॉइंट ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं लिखवा देता हूँ ना। फिजन और फ्यूजन प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन फिजन और इन फ्यूजन प्रोसेस दोनों में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज करती है। ये एक पॉइंट याद रखना, ठीक है। और n/z का जो रेशो होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, n/z का जो रेशो होता है वो लगभग 1 होता है लाइटर न्यूक्लियाई के लिए, और लगभग 1 से ज्यादा 1.5 अराउंड होता है हैवी न्यूक्लियाई के लिए। क्योंकि जैसे जैसे अपने हैवी न्यूक्लियाई की तरफ बढ़ेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के कंपैरिजन में इंक्रीज करती है। इसमें अपने एनजेड कर्व भी अपने ड्रॉ कर सकते हैं। ये एनजेड स्टेबिलिटी कर्व कह देते हैं इसको, ये स्टेबिलिटी कर्व होता है एनजेड कर्व। लाइटर न्यूक्लियाई के लिए तो ये एक स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। आगे भी ये स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, बट स्ट्रेट लाइन नहीं आता, ये कर्व इस टाइप से चला जाता आगे, इससे अपने कहेंगे स्टेबिलिटी कर्व। स्टेबिलिटी कर्व क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी न्यूक्लियाई इस कर्व के ऊपर होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा, और जो न्यूक्लियाई इस कर्व के इधर उधर होगा वो अनस्टेबल होगा। जैसे मान लो ये न्यूक्लियाई है, ये कोई न्यूक्लियाई, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ये है, प्रोटॉन की संख्या ये है, ए न्यूक्लियाई, एक ये न्यूक्लियाई है, बी न्यूक्लियाई है, ठीक है। इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा, न्यूट्रॉन की संख्या कम है। तो ए न्यूक्लियाई क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए ये न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा। यहाँ न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, प्लस न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो होंगे, तो ये होगा बीटा नेगेटिव डीके। तो ये ए न्यूक्लियाई बीटा नेगेटिव डीके करेगा और इस कर्व की तरफ आने की कोशिश करेगा, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या इसके पास में ज्यादा है। जो बी न्यूक्लियाई हमारे पास में, इसके पास में क्या ज्यादा है, इसके पास में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रिलीज होगा, तो ये होगा बीटा पॉजिटिव डीके, और इस रिएक्शन पे आ जाएंगे। तो इस कर्व के ऊपर आने की कोशिश करेंगे, ये स्टेबिलिटी कर्व है। जो न्यूक्लियाई इस कर्व के ऊपर लाई करेगा वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होगा। और हैवियर एटम के लिए देखो, लाइटर एटम के लिए तो ये स्ट्रेट लाइन थी, हैवियर एटम के लिए ऊपर की तरफ मूव कर गया, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या है वो हैवियर एटम के लिए ज्यादा होती है, स्ट्रेट लाइन से डेविएट कर जाता है, एनजेड कर्व कह देते हैं इसको, ठीक है, क्लियर है। और न्यूक्लियस है वो सैचुरेशन प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, ये भी एक पॉइंट लिखना है। जो न्यूक्लियस है वो बाइंडिंग एनर्जी वो सैचुरेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। सैचुरेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, सैचुरेशन प्रॉपर्टी ये होती है हमारे पास में कि जो न्यूक्लियाई है, उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जो इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, जो ये प्रोटॉन होगा ये सिर्फ पास वाले प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट करेगा, सभी के साथ में इंटरेक्ट नहीं करेगा। दैट इज सैचुरेशन प्रॉपर्टी। यदि ये सभी के साथ में इंटरेक्ट करने लग जाए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ए के प्रोपोर्शनल हो जाए। अभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारी क्या है, अभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कॉन्स्टेंट है लगभग, ए इक्वल टू आयरन से लेके Fe से लेके 56 से लेके 238 तक लगभग बाइंडिंग एनर्जी, ये ग्राफ होता है ना बाइंडिंग एनर्जी का, ऐसे ऐसे आगे जाके ये कॉन्स्टेंट होता है, लगभग सैचुरेट बाइंडिंग एनर्जी होती है। ये सैचुरेशन प्रॉपर्टी है। यदि ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, सैचुरेशन प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियन है
ठीक है, वो ए के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व है वो ऐसे ऐसे जाके ऐसे ही जाएगा, ऐसे सैचुरेट नहीं करेगा इसकी तरह। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, ये भी याद रख, ठीक है। सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला। सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला क्या है? बेसिकली न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कैलकुलेट किया गया यूजिंग लिक्विड ड्रॉप मॉडल। न्यूक्लियस को एक लिक्विड ड्रॉप कंसीडर करके इसको कैलकुलेट किया गया। इसमें देखो 5 टर्म होती है, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है ये EB, और इसमें 5 टर्म होती है हमारे पास में। सबसे पहले टर्म होती है वॉल्यूम एनर्जी टर्म AVA, जो A के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी एनर्जी होती है हमारे पास में सरफेस एनर्जी टर्म AS A⁴ ये डिपेंडेंस तुम्हें याद रखनी है। थर्ड टर्म होती है हमारे पास में कॉलम एनर्जी टर्म ACZ -1 A⁴1/3। फोर्थ टर्म होती है हमारे पास में एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म -AA A-2Z का होल स्क्वायर अपॉन A। फिफ्थ टर्म होती है हमारे पास में पेयरिंग एनर्जी टर्म माइनस AP/3/4। ये हमारे पास में सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला। ये सारे डिपेंडेंस याद होने चाहिए। दैट इज वॉल्यूम एनर्जी टर्म, ये है वॉल्यूम एनर्जी टर्म जो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। ये है सरफेस एनर्जी टर्म, ये है कॉलम एनर्जी, और ये है एसिमेट्रिक एनर्जी, और ये है पेयरिंग एनर्जी। अब देखो इसकी वैल्यू 0 होगी यदि हमारे पास में जो न्यूक्लियाई है हमारे पास में वो ओड, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ओड इवन है। जैसे हमारे पास में जैसे कोई न्यूक्लियाई है जिसमें 3 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो ओड प्रोटॉन की संख्या तो ओड है, न्यूट्रॉन की संख्या इवन है, तो पेयरिंग एनर्जी टर्म इसमें 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ओड इवन न्यूक्लियाई है यदि, तो पेयरिंग एनर्जी टर्म हमारे पास में, ये जो पेयरिंग एनर्जी टर्म है ये 0 होगी। और यदि इवन है तो ये पेयरिंग एनर्जी टर्म हमारे पास में इवन के केस में पेयरिंग एनर्जी टर्म हमारे पास में प्लस होगी, और ओड के केस में पेयरिंग एनर्जी टर्म हमारे पास में माइनस होगी। ठीक है, ये होगा। एक सेकंड में फिर भी चेक कर लेता हूँ, प्लस माइनस की गलती हो सकती है, एक बार मैं अच्छे से चेक कर लेता हूँ ना, मैंने लिखा नहीं अच्छे से नोट्स में, गलती ना हो कोई, तुम याद कर लो और तुम उल्टा लगाया हो, ठीक है, बाई चांस पूछ भी ले। हाँ, इवन के केस में, इवन ओड और ओड इवन के केस में 0 होगी, और ओड के केस में नेगेटिव होगी। ओड के केस में ये नेगेटिव होगी, और इवन के केस में ये पॉजिटिव टर्म होगी। बस ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी टर्म क्लियर है, तो ये हमारे पास में है। और जो थर्ड टर्म देखो, ये एनर्जी आती है वॉल्यूम की वजह से, और ये बाकी टर्म नेगेटिव हो रही है। देखो ये सारी टर्म नेगेटिव हो रही है, ये बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज करने की कोशिश कर रही है। सरफेस एनर्जी जो सरफेस की वजह से, ठीक है, और कॉलम एनर्जी प्रोटॉन प्रोटॉन के अंदर जो इंट्रैक्शन है उसकी वजह से ACZ -1, ये सारी नेगेटिव हो रही है। इसका मतलब ये बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज कर रही है। एसिमेट्रिक एनर्जी हमारे पास में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में डिफरेंस है, उसकी वजह से एसिमेट्रिक है। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी टर्म न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यदि ओड न्यूक्लियाई है तो वहां पे पेयरिंग नहीं हो रही। ठीक है, इवन में पेयरिंग हो रही है, ओड इवन में भी अनपेयर्ड है, इसमें भी अनपेयर्ड है, इसमें पेयरिंग है, तो पेयरिंग है तो प्लस आ जाएगा। यदि अनपेयर्ड ओड है तो नेगेटिव आ जाएगा, और ओड इवन है तो, या इवन ओड है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है तुम्हें। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं, बस इसमें इतना ही करना है। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं डीके, रेडियोएक्टिव डीके। रेडियोएक्टिव डीके, देखो रेडियोएक्टिव डीके की बात करें, रेडियोएक्टिव डीके की बात करें, कोई भी हमारे पास में न्यूक्लियाई है जिसमें n0 नंबर ऑफ पार्टिकल है t = 0 पर,
ठीक है, वो डिके करता है क्योंकि वो अनस्टेबल है, स्टेबल होना चाहता है, तो वो डिके करेगा। डिके करेगा तो डिके जो रेट होगी dN/dt, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, पार्टिकल कितने बचे हुए हैं उसके पास में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर उसके पास में कितने पार्टिकल, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेंगे, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि वो डिक्रीज कर रहे हैं पार्टिकल। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n = n0 e⁻ λt। ये हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा जो तुम्हें याद रखना है। लैम्डा यहाँ पे क्या होगा, डीके कांस्टेंट, डीके रेट होगा यहाँ पे, है ना। और n0 है t = 0 पे पार्टिकल न्यूक्लियाई, और n है जो न्यूक्लियाई बचे रह गए, शेष रह गए, कितने बचे हैं न्यूक्लियाई न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, कितने पार्टिकल बच चुके हैं, ठीक है, ये है कितने पेंडिंग है, ये याद रखना, ये पेंडिंग वाले हैं। तो डीके कितने हो गए, डीके हो चुके हैं, जो डीके हो चुके हैं वो कितने आएंगे, वो आएंगे n0 - n, या आपने इसको ये लिख सकते हैं n0 - n0 e⁻ λt, तो ये आएगा n0 1 - e⁻ λt। ये आएंगे हमारे पास में जो डीके हो चुके हैं, ठीक है। और इसका यदि अपने ग्राफ प्लॉट करें तो इसका जो ग्राफ आएगा, सिंपल सा ग्राफ होता है इसका, ये ग्राफ होता है इसका सिंपल सा n का t के साथ में, ये सिंपल सा ग्राफ होता है। t = 0 पे इनकी संख्या होती है n0, जैसे जैसे ये और t = एक पर्टिकुलर टाइम पे इनकी संख्या n0/2 हो जाएगी, उसे अपने कहेंगे हाफ लाइफ, ठीक है, ठीक है। फिर n0 की संख्या n0/4 हो जाएगी दूसरी हाफ लाइफ के बाद, दूसरी हाफ लाइफ 2 × t हाफ, तीसरी हाफ लाइफ और आएगी तो इनकी संख्या n0/8 हो जाएगी। तो हमारे पास में n0/n2 की पावर n, ये संख्या हो जाती है नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बाद में। n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ये एक फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है, n0/2 की पावर n, n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ के बाद में पार्टिकल, वो ये भी पूछ सकता है कि इतनी हाफ लाइफ के बाद में, नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बाद में कितने पार्टिकल रह जाते हैं, तो वो डायरेक्ट अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाफ लाइफ का एक जनरल फॉर्मूला होता है टी हाफ 0.693 लैम्डा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लैम्डा आएगा 0.693 टी हाफ। और मीन टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/λ, ये भी याद रखना, ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। क्लियर है। एक्टिविटी की बात करें, डीके एक्टिविटी, dN/dt को अपने कहेंगे डीके एक्टिविटी, रेट डीके, डीके रेट, dN/dt को अपने कहेंगे डीके एक्टिविटी। ये जो dN/dt है इसको r से लिख देते हैं, इसका यदि मोड ले लें तो दैट इज डीके एक्टिविटी, रेट ऑफ डीके, डीके एक्टिविटी। और ये क्या होगा, n0 d/dt n0 e⁻ λt, ये आ जाएगा -λ n0 e⁻ λt। तो यदि मोड ले लें इसका तो ये आ जाएगा हमारे पास में λn, तो r आ जाएगा हमारे पास में λn, डीके एक्टिविटी। ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है, ठीक है। या इसको अपने ये भी लिख सकते हैं, इसको r = r0 e⁻ λt, r है λn और ये है हमारे पास में λn0, ये भी याद रखना, ठीक है। λn, r है λn और r0 है λn0। ये है स्टार्टिंग में डीके एक्टिविटी क्या है और किसी टाइम टी के बाद में डीके एक्टिविटी क्या होगी, क्योंकि डीके एक्टिविटी खुद डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ में, ठीक है, तो वो भी एक याद रखना है। हाँ, अब अपने बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। जो डीके है इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो 1 बैक्यूरल होता है 1 डीके पर सेकंड, 1 बैक्यूरल होता है। एसआई यूनिट की बात करें डिफरेंट, तो 1 बैक्यूरल होता है 1 डीके पर सेकंड, ये याद रखना है तुम्हें। और उसके बाद में 1 क्यूरी होता है, 1 क्यूरी 10⁻10 डीके पर सेकंड, ये भी याद रखना है। और 1 रदरफोर्ड एक यूनिट होती है, 1 रदरफोर्ड, 1 रदरफोर्ड जो यूनिट होती है वो होती है 10⁻6 डीके पर सेकंड। ये इनके एसआई यूनिट डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन।
सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवा देता हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन में देखो क्या होगा, देखो नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन और रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स से हमारे पास में कोई ए न्यूक्लियाई है, वो बी न्यूक्लियाई में डिके हो रहा है और बी सी में न्यूक्लियाई में डिके हो रहा है, इसे अपने कहेंगे सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। यहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है हमारे पास में n नॉट, ठीक है, जो t इक्वल टू 0 टाइम पर है, यहाँ पे रह जाते हैं हमारे पास में, यहाँ पे 0 है इनिशियली, यहाँ पे भी 0 है, t इक्वल टू 0 टाइम पे। किसी टाइम t पर अपने बात करें, यहाँ रह जाते हैं n1 जो पेंडिंग रह जाते हैं हमारे पास में, जो शेष रह जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे n2, यहाँ पे n3, तो n1 n2 और n3 तीनों निकालने हमें। a है वो सिर्फ डिके हो रहा है b में, b डिके हो रहा है c में, लेकिन b प्रोड्यूस्ड भी हो रहा है a से, b डिके भी हो रहा है प्रोड्यूस्ड भी हो रहा है, और c ओनली प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। a डिके हो रहा है, b डिके भी हो रहा है प्रोड्यूस्ड भी हो रहा है, और c ओनली प्रोड्यूस्ड हो रहा है, डिके नहीं हो रहा, ठीक है। तो n1 n2 और n3 निकालना है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में n1 तो आएगा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा 1t, मान लो इसका जो डिके रेट है वो लैम्डा 1 है और इसका लैम्डा 2। n2 को जब कैलकुलेट करेंगे तो dn2 बाई dt लिखेंगे, ये प्रोड्यूस्ड हो रहा है लैम्डा 1 n1 से और माइनस लैम्डा 2 n2 से डिके हो रहा है। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो n2 की वैल्यू आएगी हमारे पास में, ये याद रखना है, ठीक है। n2 की वैल्यू आएगी लैम्डा 1 n नॉट लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 e की पावर माइनस लैम्डा 1t माइनस e की पावर माइनस लैम्डा 2t, ये हमारे पास में n2 आ जाएगा। ये याद रखना है, ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है दोनों। और n3 निकालने के लिए हमें पता है जो टोटल n0 है वो है n1 प्लस n2 प्लस n3, तो n3 निकालने के लिए अपने क्या कर देंगे, n0 में से n1 माइनस n2 कर देंगे तो n3 निकल जाएगा हमारे पास में। इसका यदि ग्राफ प्लॉट करें n1 n2 n3 का टाइम के साथ में, तो ग्राफ देखो क्या आएगा, n1 n2 n3 का, n1 का यदि ग्राफ प्लॉट करें तो n1 डिके हो रहा है, ये n1 का ग्राफ है। n2 का प्लॉट करें, n2 पहले प्रोड्यूस्ड हो रहा है फिर डिके हो रहा है, ये n2 का ग्राफ है। n3 का ग्राफ प्लॉट करें, n3 सिर्फ प्रोड्यूस्ड हो रहा है हमारे पास में, ये n3 का ग्राफ है, ठीक है। इस टाइप से इनका टाइम के साथ में ये ग्राफ होगा, ठीक है। n2 की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, यहां से निकाल सकते हैं, व्हेन इज द वैल्यू ऑफ n2 इज मैक्सिमम, टाइम एट विच n2 इज मैक्सिमम, वो भी अपने निकाल सकते हैं, टाइम एट विच n2 इज मैक्सिमम। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, dn2 बाई dt को 0 के इक्वल पुट कर दो, dn2 बाई dt को 0 के इक्वल पुट कर दो, और ये कब होगा देख सकते हो, यहां से इस इक्वेशन से देख सकते हो, कहाँ गया, कहाँ गया भाई, ये रहा, ये इतनी तेजी से कैसे जा रहा है, ये रहा हमारे पास, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, 0 के इक्वल पुट कर दोगे तो क्या आएगा देखो, लैम्डा 1 n1 इक्वल टू लैम्डा 2 n2, एक तो ये भी आ सकता है हमारे पास में, ये वो प्रॉपर्टी कौन सी, लैम्डा 1 n1 इक्वल टू लैम्डा 2 n2, ये प्रॉपर्टी है। एक तो ये इक्वेशन याद रखनी है जहाँ पे डी n2 कॉन्स्टेंट होगा, n2 हमारे पास में मैक्सिमम होगा, और वो टाइम भी निकाल सकते हो, इसको डिफ्रेंशिएट करके टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम निकाल लो, टाइम में लिख देता हूँ, डिफ्रेंशिएट करके जब टाइम निकालोगे आएगा log लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये टाइम आएगा जहाँ पे n2 मैक्सिमम होगा। दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने इक्विलिब्रियम की। ट्रांजिएंट, दो टाइप की इक्विलिब्रियम है, एक है ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम, एक है, प्रूफ नहीं करना, मैं डायरेक्ट बताऊंगा क्या है ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम और सेक्युलर इक्विलिब्रियम। पहला है हमारे पास में ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम, ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम में क्या होगा देखो, क्या कंडीशन है इसकी, ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है
कि लैम्डा 2 की जो वैल्यू है हमारे पास में वो लैम्डा 1 से थोड़ी सी ज्यादा है। लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1। इसका मतलब क्या है, जो B है उसका जो डिके रेट है वो A से ज्यादा है, और A का प्रोडक्शन रेट, मतलब B का जो प्रोडक्शन, A का जो डिके रेट है वो है लैम्डा 1, और A का डिके रेट ही B का प्रोडक्शन रेट है। तो B का जो प्रोड्यूस होने का रेट है वो तो कम है, और B का डिके होने का रेट ज्यादा है, मतलब B कभी बनेगा ही नहीं हमारे पास में। ठीक है, वो डायरेक्ट C में ही कन्वर्ट होगा। इसे अपने कहेंगे ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम में जो N1 है वो होगा हमारे पास में N0 e की पावर माइनस लैम्डा 1 t, और N2 जो होगा हमारे पास में वो होगा लैम्डा 1 N1 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, लैम्डा 1 N1 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, या आपने ये कह देंगे लैम्डा 1 N1 की जगह N0 e की पावर माइनस लैम्डा 1 t अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ये होगा हमारे पास में N2। तो N2 का जो डिके रेट होगा, जिस रेट से N1 डिके हो रहा है उसी रेट से ही N2 डिके होगा, क्योंकि जो B पार्टिकल है उसका डिके रेट ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा वाले रेट से डिके नहीं हो सकता, क्योंकि वो बनेगा ही नहीं, तो डिके कहाँ होगा। तो जितना वो बनता जाएगा उतना डिके होता जाएगा। तो जिस रेट से N1 डिके हो रहा है उसी रेट से N2 डिके होगा, और ये दोनों टाइम डिपेंडेंट होंगे। और N2 बाई N1 का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो होगा हमारे पास में लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। इसे अपने कहेंगे ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम ये तीन फॉर्मूले हैं। N1 is equal to N0 e की पावर माइनस लैम्डा 1 2, N2 is equal to लैम्डा 1 N0 e की पावर माइनस लैम्डा 1 t एंड लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, मतलब सेम रेट से डिके होंगे, सेम रेट से डिके होंगे। और ये कब कंडीशन यूज होगी, जब ये कंडीशन है, और टाइम इसका, हाफ लाइफ इसका जस्ट अपोजिट है। तो मतलब t हाफ ऑफ 1 इज ग्रेटर देन t हाफ ऑफ 2। ठीक है, क्योंकि लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाफ लाइफ, तो वो भी लिख सकते हो। सेक्युलर इक्विलिब्रियम की बात करें, ये तो हो गया ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम, इसको याद रखना है। ठीक है, ये सारे डेफिनेशन। सेक्युलर इक्विलिब्रियम की बात करें, सेक्युलर इक्विलिब्रियम, सेक्युलर इक्विलिब्रियम में देखो क्या होगा, यहाँ पे लैम्डा 2 की वैल्यू इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन लैम्डा 1। लैम्डा 2 की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज होगी लैम्डा 1 से, या अपने ये कह सकते हैं टी हाफ लाइफ ऑफ ए इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन टी हाफ लाइफ ऑफ बी, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो N1 होगा वो N0 होगा, N1 N0 के इक्वल होगा हमारे पास में सेक्युलर कंडीशन में, और N2 होगा लैम्डा 1 N0 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ठीक है, और N1 N0 होगा, N2 ये होगा लैम्डा 1 N0 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और N2 बाई N1 होगा हमारे पास में लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1। और लैम्डा 2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो अपने ये कह सकते हैं, सॉरी ये अपोजिट लिख दिया मैंने, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। लैम्डा 2 इज वेरी वेरी लार्ज, तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। तो ये होगा N1 लैम्डा 1 इक्वल टू N2 लैम्डा 2। ये सेक्युलर इक्विलिब्रियम होगा। सेक्युलर इक्विलिब्रियम में N1 भी कांस्टेंट होगा, N2 भी कांस्टेंट होगा, और इन दोनों का रेशियो भी कांस्टेंट होगा। लेकिन ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम में N1 और N2 टाइम डिपेंडेंट होंगे, सिर्फ इनका रेशियो कांस्टेंट होगा। ठीक है, N2 बाय N1 का। और ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम में N1 और N2 दोनों टाइम पे डिपेंडेंट होंगे, रेशियो कांस्टेंट होगा। सेक्युलर इक्विलिब्रियम में N1 भी कांस्टेंट होगा, N2 भी कांस्टेंट होगा, और इन दोनों का रेशियो भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, आया कैसे वो प्रूफ इसका कर सकते हैं, पर वो करने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूले याद रखना। मतलब बी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा यहाँ पे, जो है वो ए ही है, ए से डायरेक्ट सी में डिके हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बी का डिके रेट बहुत ज्यादा है, बी बनेगा उससे पहले डिके हो जाएगा। तो ये याद है। एक और है हमारे पास में रेडियो एक्टिव ब्रांचिंग। दो डिके हो रहे हैं, दो डिफरेंट टाइप के यदि डिके हो रही है हमारे पास में, उसे अपने कहेंगे रेडियो एक्टिव ब्रांचिंग। रेडियो एक्टिव
ब्रांचिंग। रेडियो एक्टिव ब्रांचिंग में क्या होगा, जैसे ही हमारे पास में डिके हो रहा है, दो डिके हो रहे हैं, एक दूसरे टाइप का डिके, एक अल्फा एक बीटा डिके है। इसका जो हमारे पास में डिके रेट है वो लैम्डा अल्फा, इसका डिके रेट है लैम्डा बीटा। तो जो नेट होगा हमारे पास में वो होगा लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा। और जो टाइम होगा हाफ लाइफ, इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टी हाफ ऑफ अल्फा प्लस टी हाफ ऑफ बीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले भी तुम्हें याद रखने, इसे अपने कहेंगे रेडियो एक्टिव ब्रांच। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास में है, देखो कुछ फॉर्मूले हैं अल्फा डी के। अल्फा डी के का एक फॉर्मूला है, वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ सीयूटी पीजीटी के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखने। अल्फा डी के की बात करें, देखो अल्फा डी के में एक रेंज का फॉर्मूला अल्फा डी के। रेंज होगी, उसको आर नोट से लिखेंगे, वो होगी ए वी नोट का क्यूब, वेलोसिटी के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। दिस इज द रेंज ऑफ अल्फा डी के। ये एक फॉर्मूला याद रख लेना। आईआईटी जैम में नहीं पूछा जाएगा, बट एमएससी एंट्रेंस में तुमसे पूछ लिया जाएगा। एनर्जी होती है हाफ एम वी नोट स्क्वायर, तो एनर्जी डिपेंडेंस भी अपने निकाल सकते हैं। तो वी नोट होगी ई की पावर हाफ के प्रोपोर्शनल, तो यहाँ से रेंज आ जाएगी ए वी नोट की पावर 3 है, तो वी नोट है ई की पावर हाफ, तो ई की पावर 3/2। तो रेंज प्रोपोर्शनल हो जाएगी ई की पावर 3/2 के, एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की पावर 3/2। ये एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है अल्फा डी के में। अल्फा डी के में एक और फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा डी के जो होती है हमारे पास में, वो होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहाँ से क्वेश्चन बनता है A-4/A इंटू क्यू वैल्यू। ये एक फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी तुम्हें याद रखना है। A-4/A क्यू वैल्यू, यदि ए की संख्या बहुत ज़्यादा लार्ज है 1 के कंपैरिजन में, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्यू वैल्यू के लगभग इक्वल होगी। तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी वो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। और बीटा पार्टिकल में तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बीटा डीके में नहीं, बीटा डीके में कुछ भी नहीं है, बस यही है तुम्हारा। गामा डीके में भी कुछ नहीं करना तुम्हें। ठीक है, बस इतना ही है। ये तुम्हारी कंप्लीट थ्योरी है न्यूक्लियर फिजिक्स की। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, इस थ्योरी से बाहर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा तुम्हें आईआईटी जैम में जो देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना, बट पूरा मैंने डिटेल में नहीं समझाया। ठीक है, यदि तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और पर याद, यदि तुमने पहले एक बार पढ़ा है, सिलेबस किया है पूरा, तो तुम्हें रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये सीरीज। ठीक है, बढ़िया से इससे रिवाइज कर सकते हो तुम अच्छे से। अब अपने इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जितने भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स से पूछे गए हैं वो सारे डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट अपने डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के जो पीवाई के क्वेश्चन है। सबसे पहले 2023 में देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया हमसे, वो डिस्कस करते हैं। 2023 में, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स का, कंसिडर दी अल्फा डी के। अल्फा डी के हमें गिवन है थोरियम, थोरियम डी के हो रहा है 9232। ठीक है, ये किस में डीके हो रहा है, आर ए में। ठीक है, नाम देख लेना क्या है, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, 228 और एक अल्फा पार्टिकल हमें मिल रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट विद 1 ग्राम ऑफ थोरियम। 1 ग्राम हमारे पास में थोरियम है। द एवरेज काउंट रेट, एवरेज काउंट रेट हमें निकालनी, एवरेज काउंट रेट, एवरेज काउंट रेट इंटीग्रेटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम मेजर्ड बाय द अल्फा डिटेक्टर इज 3000। जो 3000 है, देखो वो काउंट रेट है। अभी हमें क्वेश्चन पढ़ के कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या हमें फाइंड आउट करना है। जो काउंट रेट है वो हमें गिवन है 3000। इफ द हाफ लाइफ ऑफ थ्योरम, हाफ लाइफ हमें गिवन है, एक सेकेंड, ठीक है, देखो हाफ लाइफ हमें गिवन है, हाँ, हाफ लाइफ ऑफ थ्योरम हमें गिवन है 4.4 इंटू 10⁻17 सेकेंड। एफिशिएंसी ऑफ अल्फा डिटेक्टर, अल्फा डिटेक्टर की एफिशिएंसी क्या होगी, डिटेक्ट कर रहा है, एक डिटेक्टर है हमारे पास में, देखो एक डिटेक्टर है जो अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट कर रहा है। एफिशिएंसी का क्या, डिटेक्टर की एफिशिएंसी का मतलब क्या, देखो यदि तुमने डिटेक्टर नहीं पढ़ा तो अभी तुम्हें एक जनरल, एक जो नॉलेज है ना तुम्हारी, उसके बेसिस पे तुम थोड़ा
कर सकते हो कि डिटेक्टर का मतलब क्या है। डिटेक्टर का मतलब जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, आने वाले अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करता है, उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। एफिशिएंसी का मतलब उसने कितने डिटेक्ट किए, उस पे मान लो टोटल 100 आए, अल्फा डिटेक्टर पे हमने 100 पार्टिकल छोड़े और उसमें से उसने मान लो 80 डिटेक्ट किए, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी, 80 डिवाइड बाय 100। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, देखो अल्फा पार्टिकल मेजर कर रहा है 3000, अल्फा पार्टिकल जो डिटेक्टर है वो मेजर कर रहा है 3000, और टोटल आए कितने, 80 तो यहाँ पे गिवन है कि 80 तो हमें गिवन है, मतलब 3000 तो हमें गिवन है। इस पे आए कितने अल्फा पार्टिकल, एमिट कितने हुए, वो हमें निकालने हैं। उन दोनों का यदि हमने रेशियो निकाल लिया तो हमारे पास में निकल जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल कितने हमें मिले इस रिएक्शन से, 1 ग्राम थोरियम से कितने अल्फा पार्टिकल हमें देखने को मिले, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो कैसे अपने कैलकुलेट करें, वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में जो थोरियम है उसका देखो 1 ग्राम लेना है। अल्फा डीके इन एन एक्सपेरिमेंट विद 1 ग्राम ऑफ थोरियम, एक थोरियम से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, एक थोरियम से एक अल्फा पार्टिकल, तो 1 ग्राम थोरियम से कितने निकलेंगे। अब थोरियम के 1 ग्राम में, 1 ग्राम ऑफ थोरियम में, या अपने 232 ग्राम थोरियम में हमारे पास में जो थोरियम एटम होते हैं, थोरियम एटम होते हैं वो कितने होते हैं, मोल कॉन्सेप्ट से 6.023 इंटू 10⁻23। 1 ग्राम में कितने थोरियम होंगे, 1 ग्राम थोरियम एटम में कितने थोरियम होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 232, इतने थोरियम है हमारे पास में। 1 ग्राम थोरियम एटम यदि हमारे पास में तो उसमें इतने थोरियम है। और ये क्या कह रहा है, द अल्फा डिके हो रहा है 1 ग्राम ऑफ थोरियम, द एवरेज काउंट रेट हमें गिवन है, हाफ लाइफ हमें गिवन है, तो एफिशिएंसी हमें निकालनी, तो कितने अल्फा पार्टिकल एमिट हुए, हाफ लाइफ भी हमें गिवन है। ठीक है, और ये हमारे पास में जो है ना, ये एवरेज काउंट रेट है, मतलब पर सेकंड कितने काउंट हो रहे हैं, दैट इज 3000। एवरेज काउंट रेट का मतलब पर सेकंड कितने काउंट हुए, तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, पर सेकंड कितने एमिट हुए। यहाँ पे एन नहीं निकालना हमें, पर सेकंड रेट हमें निकालना है, dN/dt। ये है पर सेकंड कितने एमिट हुए, पर सेकंड कितने डिके हुए, पर सेकंड डिके निकालना है, तो ये dN/dt, और ये होता है लैम्डा एन हमारे पास में। ठीक है, तो लैम्डा एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर, एन की वैल्यू ये रही हमारे पास में, 1 ग्राम में कितने अल्फा पार्टिकल, लैम्डा की वैल्यू 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ हमारे पास में 4.4 इंटू 10⁻17 इंटू एन की वैल्यू ये यहाँ पुट कर दो, तो dN/dt हमारे पास में निकल के आ जाएगा, ये आएगा 4089, 4089। ये हमारे पास में पर सेकंड कितने डिके हुए, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, और पर सेकंड कितने डिटेक्ट किए 3000, इन दोनों का रेशियो ले लो, 3000 अपॉन 4089, तो एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, तो एफिशिएंसी आएगी 0.73, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हैज ए डिके कांस्टेंट, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, मान लो इसका डिके कांस्टेंट है लैम्डा, एंड इट्स रेडियो एक्टिव डॉटर न्यूक्लियाई हैज डिके कांस्टेंट, और इसका एक रेडियो एक्टिव डॉटर न्यूक्लियाई है जिसका डिके कांस्टेंट है 10 लैम्डा, at t is equal to 0, n0 is the number of parent nuclei and there are no daughter nuclei present, n1t n2t are the, ये n1t है कुछ टाइम के बाद में, ये n2t है, आर द नंबर ऑफ पेरेंट एंड सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन है द रेशियो ऑफ n2/n1, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, n2/n1 का रेशियो निकालना है हमें। ठीक है, बहुत इजीली, n1 की हमें सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन में हमने दोनों फॉर्मूले लिखे थे, λ1 लैम्डा है और λ2 10 लैम्डा है, n1 की वैल्यू होती है n0 e की पावर माइनस λ1t, n2 की वैल्यू होती है, मैंने सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा था, λ1 n0 λ2 माइनस λ1 e की पावर माइनस λ1t e की पावर माइनस λ2t, इसमें λ1 और λ2 की वैल्यू निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे इसको, तो आंसर आएगा यहाँ पे हमारे पास में ए ऑप्शन, ये वाला कर लेना। ठीक है, λ1 की वैल्यू पुट कर देना, λ2 की वैल्यू पुट कर देना 10 लैम्डा, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देना n2/n1, n2/n1 का रेशियो निकाल लेना। ठीक है, तो जो हमारे पास में आ जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन। क्लियर है,
तो इस टाइप से हमें करना है। देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ये देखो एट टी इक्वल टू जीरो एन नॉट नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। टी इक्वल टू जीरो पर एन नॉट नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ए स्टार्ट डिकेइंग इनटू बी। ए है जो बी में डीके होना स्टार्ट होता है विद ए डीके कांस्टेंट लैम्डा ए। डॉटर न्यूक्लियाई बी डीके इनटू सी, सी में डीके होता है, ये रिसेंट ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, विद डीके कांस्टेंट लैम्डा बी। देन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बी एट स्मॉल टाइम, न्यूक्लियाई बी स्मॉल टाइम पे क्या होंगे, न्यूक्लियाई बी मतलब N2, N2 किसी स्मॉल टाइम पे क्या होंगे हमारे पास में। ये रहा फॉर्मूला, अभी देखा था हमने, ये रहा N2 का फॉर्मूला, ठीक है, मतलब एन बी की बात कर रहे हैं ना, न्यूक्लियाई बी एट स्मॉल टाइम, किसी स्मॉल टाइम पे देख लो, N2 है, NB लिख लो, N0 लैम्डा 1 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ई की पावर माइनस लैम्डा 1 टी ई की पावर माइनस लैम्डा 2 टी, ठीक है। N0 लैम्डा 1 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में, लैम्डा ए, लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए, ये स्मॉल टाइम के लिए ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा लैम्डा ए टी बाय 1 माइनस एक्स होगा ना, 1 माइनस एक्स, ई की पावर एक्स क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो स्मॉल एक्स के हायर ऑर्डर टर्म को छोड़ देंगे, 1 माइनस लैम्डा 1 लैम्डा ए टी माइनस 1 माइनस लैम्डा बी टी, ये आ जाएगा एन नॉट लैम्डा ए लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए और 1 माइनस लैम्डा ए टी माइनस 1 प्लस लैम्डा बी टी, 1 से 1 कैंसिल, लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए कैंसिल हो जाएगा, तो एन नॉट लैम्डा ए टी, एन नॉट लैम्डा ए टी, एन नॉट लैम्डा ए टी, ये रहा एन नॉट लैम्डा ए टी, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, देख लो इसको, ठीक है, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई K40 डीके टू आर्गन 40 विद हाफ लाइफ है 1.25 इंटू 10 टू पावर 9 ईयर, द रेशियो ऑफ K40 अपॉन आर्गन 40 फॉर पर्टिकुलर रॉक इज फाउंड टू बी 50। इन दोनों का जो रेशियो है K40 अपॉन आर्गन 40, जो इनका रेशियो है वो 50 है। द एज ऑफ रॉक इज टी, हमें फाइंड आउट करना है। देखो K है जो डिके हो रहा है और आर्गन में डिके हुआ, तो आर्गन हमारे पास में वो है जो लेफ्ट रह गया हमारे पास में, ठीक, आर्गन में डिके हो रहा है तो आर्गन जो डिके हो चुका है वो आर्गन है, ठीक है। के हमारे पास में कन्वर्ट हो रहा है, देखो द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के डिके टू आर्गन, के डिके हो रहा है आर्गन में, तो आर्गन वो है हमारे पास में जो डिके हो चुका है, ठीक है, जो लेफ्ट रह गया वो तो के ही रहेगा, जो डिके हो चुका है दैट इज आर्गन, ठीक है। और हाफ लाइफ हमें गिवन है के की इतनी है, तो के अपॉन आर्गन मतलब के है जो हमारे पास में डिके हुआ है, ठीक है, जो मतलब के हमारे पास में जो है वो डिके हो रहा है, जो डिके हो रहा है हमारे पास में, जो लेफ्ट रह चुका है, अब जितना बचा है के, और आर्गन है जो डिके हो चुका है, डिके हो चुका है, तो लेफ्ट कितना n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, पहले एन नॉट था मान लो, इनिशियली एन नॉट था, तो ये है हमारे पास में जो रह चुका है पेंडिंग, और जो डिके हो चुका है वो कितना होगा, जो डिके हो चुका है होगा एन नॉट माइनस एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, इन दोनों का रेशियो ले लेना है, ठीक है, एन नॉट से तो ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी का रेशियो लेना है, और ये 50 के इक्वल है, ये 50 के इक्वल है, तो यहाँ से लैम्डा अपने निकाल सकते हैं हाफ लाइफ से, तो टी निकल के आ जाएगा, यहाँ से टी कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा समझ के करना इसको, इजीली हो जाएगा, 3.57 आंसर आएगा इसका, ठीक है। देखो
जब रेडियो एक्टिव पोटेशियम आर्गन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो पोटेशियम अपॉन आर्गन का रेशियो पूछ रहे हैं ना, एक सेकंड, हाँ, तो पोटेशियम तो ये जो पेंडिंग रह चुका है डीके होने के बाद में, ये वो है, ठीक है, नंबर इनिशियल नहीं पूछा इसने, जो पेंडिंग रह चुका है ये वो वाला है हमारे पास में, ठीक है, हाँ, फॉर ए पर्टिकुलर रॉक, ठीक है, द आर्गन, पोटेशियम और आर्गन का जो आइसोट्रोपिक रेशियो है फॉर ए पर्टिकुलर रॉक इज फाउंड टू बी दिस, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ये फाउंड होता है, एज ऑफ रॉक इज दिस, तो मतलब ये पोटेशियम जो डिके होने के बाद रह चुका और आर्गन उसके अंदर जो उसमें डिके हुआ, ठीक है, तो आर्गन है जो डिके हुआ, कितना डिके हुआ, एन नॉट माइनस, स्टार्टिंग में तो पूरा पोटेशियम ही था, तो एन नॉट माइनस जितना भी हमारे पास में वो डिके हो चुका है उसको पुट कर दिया हमने, क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये कर लेना यार, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ट्राई करो इसको एक बार, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ Me, Mp and Mh are the rest masses of इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, एनर्जी इसकी है -13.6, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली ट्रू। हमें पता है बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, ये होता है हाइड्रोजन एटम में जेड प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, सॉरी हाइड्रोजन एटम है हमारे पास में, न्यूक्लियस नहीं है, हाइड्रोजन एटम की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है हमें, तो प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड MH आर दी रेस्ट मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, ठीक है, प्रोटॉन का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास, ये थियोटिकल मास हो गया, माइनस हाइड्रोजन का मास इंटू सी स्क्वायर, ये हमारे पास में बाइंडिंग, और बाइंडिंग एनर्जी कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सी स्क्वायर नीचे ले गए अपने, तो Mp प्लस Me माइनस MH, तो MH कितना आ जाएगा, Mp प्लस Me प्लस 13.6 अपॉन सी स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, देख लो कौन सा है, Mp Me 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, ये देख लो यार, सिंपल सा करो, इसको करो एक बार, ट्राई करो ना, देखो क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द बाइंडिंग एनर्जी पर पार्टिकल, ये देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स गिवन है इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर ए ऑफ ए न्यूक्लियाई, ए न्यूक्लियाई विद मास नंबर 180 फ्यूजन इनटू 2 न्यूक्लियाई, ए न्यूक्लियाई है जो इसका मास नंबर 180 है, दो पार्ट में ऑफ इक्वल मासिस, मतलब 90 में ही फ्यूजन करता है, इन दिस प्रोसेस जो एनर्जी है वो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो ए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स हमारे पास में है ना, मैंने क्यू वैल्यू का तो मैं फॉर्मूला बताया था एक, है ना, क्यू वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास में, ये दोनों 90 इनकी बाइंडिंग एनर्जी 90 के कोरस्पॉन्डिंग, ये 90 यहाँ होगा लगभग, इसके कोरस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है, ये हमारे पास में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, लेकिन ये तो है यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यहाँ है टोटल बाइंडिंग एनर्जी, तो हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तो हमारे पास में 6, पर एक की वैल्यू क्या है इसके लिए 90, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी 90 इंटू 6, तो 90 इंटू 6, और ये दो है हमारे पास में प्रोडक्ट में 90 इंटू 6 माइनस रिएक्टेंट क्या है हमारे पास में 180 लगभग यहाँ है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन ये है 4 इंटू इसका एटॉमिक मास नंबर 180, तो ये आ जाएगा 9 6 54 540 प्लस 540 18 दूनी 36 720,
तो ये कितना आ जाएगा 1080 माइनस 720 06360 और ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है 360 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज्ड। देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है या ओनली बाइंडिंग एनर्जी का कर्व गिवन है, वो ध्यान में रखना है, उसको यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7th, द एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल इज डिक्रीज टू, एक्टिविटी है रेडियोएक्टिव सैंपल की वो 75% डिक्रीज हो जाती है ऑफ इनिशियल वैल्यू आफ्टर 30 डेज, हाफ लाइफ निकालनी है। सिंपल एक्टिविटी का फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, R इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अब ये जो R है वो 75% रह जाता है इसका, R नॉट का 75%। ठीक है, तो R नॉट से R नॉट कैंसिल, 3/4 ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो ई की पावर लैम्डा टी आ जाएगा 4/3, तो लैम्डा टी आ जाएगा log 4/3। तो हमें क्या निकालना है, हाफ लाइफ, तो लैम्डा को अपने लिख देंगे ln2t log लैम्डा को, सॉरी लैम्डा को अपने क्या लिख देंगे, लैम्डा ln2/t हाफ इंटू टी ln4/3। तो हमें t कैलकुलेट करना है, सॉरी t तो हमें गिवन है ना, t गिवन है, t हाफ कैलकुलेट करना है। t हाफ आ जाएगा हमारे पास में log 4/3 इंटू 1/t, तो 1/30, t की वैल्यू 30 डेज गिवन है हमने, तो ये भी डेज में आएगा। log 3 भी गिवन है, log 4 भी गिवन है, log 2 भी हमें पता है, तो वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा, ईजिली आ जाएगा आंसर, है ना। 69.3 डेज आ जाएगा, 69 डेज। कर लेना इसको कैलकुलेट, इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देखो ये करो, इजी क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल। कर लोगे ये तो, कोई करवाने की जरूरत नहीं है ना मेरे को, डी ऑप्शन हो जाएगा, कर लेना ये फॉर्मूला लगा देना। नाइन्थ नंबर देखो, इजी है ये भी, करो इसको। क्या देखो क्या कह रहा है, कोबाल्ट 2760 is radioactive nuclei of half life 2 ln 2 into 10 to power 8, एक्टिविटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ कोबाल्ट, एक्टिविटी किसकी बतानी है, 10 ग्राम की। ठीक है, हाफ लाइफ जिसकी गिवन है, एक्टिविटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ कोबाल्ट इन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है आर होता है हमारे पास में एन लैम्डा, एन हमें निकालना है, लैम्डा यहां से निकल जाएगा, लैम्डा होगा हमारे पास में t 0.69 या log 2 एक्टिविटी आर एन लैम्डा होती है, तो हमारे पास में t हाफ होता है log 2/0 लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा log 2/t हाफ की वैल्यू 2 log 2 इंटू 10 टू पावर 8, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा हमारे पास। और n की वैल्यू क्या होगी, 10 ग्राम कोबाल्ट में, हमें पता है 60 ग्राम कोबाल्ट में जो कोबाल्ट की नंबर ऑफ कोबाल्ट होते हैं वो होते हैं 6.02 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 23, ग्राम में 23 होते हैं, केजी में 26 होते हैं। 1 ग्राम में होंगे 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन 60, 10 ग्राम में होंगे, 10 ग्राम गिवन है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास में। क्लियर है, तो आंसर जो आएगा हमारे पास में
वो आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 10⁻14। डी ऑप्शन आ जाएगा, पर करके देखना है ना, तुम करके देखना, इसको मैं कर लेता हूँ एक बार, है ना। 6.023 इंटू 10⁻3 अपॉन 1/6 इंटू log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू 10⁻−8। 6 से 6 कैंसिल कर दो, मान लो ऐसे ही कर दिया हमने, ये 0.5 मान लिया इसको। 10⁻3 में से 8 गया तो 10⁻15, ठीक है, और डिवाइड बाय 10 कर दिया तो 5 इंटू 10⁻14 आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये खुद कर लेना तुम, है ना। देखो ये मेरे को लग रहा है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डीके मोड ऑफ यूरेनियम 92 to 38। इसमें से कौन सी मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या फर्स्ट और सेकंड दोनों अलाउड होगी रिएक्शन, ये दोनों। ये मेरे को लग रहा है इस ग्राफ की जरूरत नहीं है, ऐसे दे दिया ये ग्राफ। both first and second are forbidden, both first and second are allowed, first is forbidden, second is allowed, first is allowed, second is forbidden। देख लेना इनमें से कौन सी अलाउड है कौन सी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज कंजर्वेशन लगा लेना यहाँ पे, चार्ज कंजर्वेशन से हो जाएगा, ठीक है। आंसर बताना मेरे को ये कमेंट में क्या आएगा, ये आपके लिए होमवर्क है सभी के लिए। देखते हैं कितनी तैयारी की है आप सभी ने। IIT जैम फिजिक्स में जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करना है, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर होगा, और उसका मैं पिन कर दूंगा कमेंट, जो सही आंसर होगा वो मैं कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 11th नंबर देखो, ए पर्टिकुलर रेडियो आइसोटोप हैज़ ए लाइफ टाइम, a particular radioisotope has a lifetime 5 days. In 15 days the probability of decay in percentage, 15 डेज में कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके हो जाएगी हमारे पास में इन परसेंटेज, वो हमें कैलकुलेट करना है। हाफ लाइफ हमें गिवन है ना, हाफ लाइफ 5 डेज और टाइम 15 डेज में प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। देखो यदि अपने ये फॉर्मूला यूज करें n = n0 e⁻λT, ठीक है, और n है हमारे पास में जो डीके जो रह चुके हैं पेंडिंग, है ना, और n0 है जो इनिशियली थे। इन 15 डेज प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके, डीके की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वो हमें कैलकुलेट करना है ना। तो इनिशियल थे हमारे पास में n0, अब n0/n, यदि अपने n/n0 करें तो ये तो हमारे पास में e⁻λT, ये हमारे पास में, तो e⁻λ की जगह log 2/t½ 5 इंटू 15, 5 थी 15, तो e⁻³ log 2, तो e⁻log 2 की क्यूब, तो 1/log से ही कैंसिल हो गया 2 की पावर क्यूब n/n0, ये हमारे पास में रेशो आ गया। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, 2 की पावर हमारे पास में कितना आ रहा है 3, तो n आ जाएगा हमारे पास में, जो डीके हो गए हमारे पास में n0/8 n, मतलब ये जो पेंडिंग रह गए हमारे पास में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके हमें निकालना है ना, डीके की क्या प्रोबेबिलिटी है, किस रेट से जो डीके हो रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है डीके होने की, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास में, जितने हमारे पास में जो एटम है, देखो प्रोबेबिलिटी की यहाँ पे डेफिनेशन होगी हमारे पास में, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके होगा हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जितने डीके हो चुके हैं, नंबर ऑफ डीके कितने हो चुके हैं, और इनिशियली कितने थे हमारे पास में n0, तो नंबर ऑफ डीके कितने हो गए, रह कितने चुके n, ये रह गए पेंडिंग, तो डीके कितने हो गए n0 - n इंटू 100 कर दो, तो ये आ जाएगा 7/8 इंटू 100, ये कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 12th, ये कर लेना। इन दी थर्मल न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिजन, फिजन प्रोसेस में जो हमारे पास में
रिलेटिव नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड फिजन फ्रेगमेंट, जो हमारे पास में ये थियोटिकल आंसर होगा इसका, ये हमारे पास में लगभग एक हमारे पास में जो एटम होगा वो 93 के आसपास होगा और एक 140 समथिंग के आसपास होगा। देख लेना, यूरेनियम 235 में से 140 प्लस 93 कितना आएगा, 233, लगभग 140 और एक 93। बेरियम और क्रिप्टॉन होते हैं ना, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी यील्ड है वो सिमिलर होगी। ये ग्राफ थियोटिकल कर्व है फ्यूजन प्रोसेस का, ठीक है, फ्यूजन प्रोसेस का ये कर्व, ए ऑप्शन होगा इसमें, इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास में द रिलेशन बिटवीन न्यूक्लियर रेडियाई आर एंड मास नंबर ए, ये गिवन आर इक्वल टू 1.2 ए की पावर 1/3। सेंट्रल डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर, डेंसिटी न्यूक्लियाई की हमेशा ए से इंडिपेंडेंट होती है, तो ये सही ऑप्शन है। डेंसिटी हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, डेंसिटी होती है हमारे पास में मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम में हमारे पास में आर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब आता है हमारे पास में। लेकिन जो मास है, जो हमारे जो अपने सेंट्रल डेंसिटी की बात करें, वो हमारे पास में इंडिपेंडेंट ऑफ ए होगा, ठीक है, वो ए पे डिपेंड नहीं करेगा, ये अपने थ्योरी में प्रूव भी करते हैं, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है कंप्लीट। थ्योरी में इसको अपने प्रूफ करके चलते हैं ना, जो सेंट्रल डेंसिटी होती है उसकी कुछ वैल्यू होती है 10⁻17, 10⁻17, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए कि ये एक MSQ टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो पता ही होगा ना सभी को, जो न्यूक्लियर की डेंसिटी होती है वो ए पे डिपेंड नहीं करती, वो सभी न्यूक्लियाई के लिए सेम है, ठीक है। अपने बात करें तो सेंट्रल डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। वॉल्यूम एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ए कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम एनर्जी जो होती है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, तो ए आ जाएगा। पर न्यूक्लियन की बात करें, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉन्स्टेंट हो जाएगी, ये भी सही करेक्ट ऑप्शन है, बी भी। द अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स हैज ए लॉन्ग रेंज, अट्रैक्टिव पार्ट शॉर्ट रेंज होता है ना न्यूक्लियर फोर्स, रिपल्सिव पार्ट जो न्यूक्लियर फोर्स होता है हमारे पास में वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, तो ये गलत है। द न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज डिपेंडेंट, न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, तो ये ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट होंगे, ये भी नहीं होगा करेक्ट, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन, दोनों पे सेम, तीनों पे सेम ही रहेगा न्यूक्लियर फोर्स, चार्ज डिपेंडेंट नहीं होता, चार्ज इंडिपेंडेंट होता, तो ओनली ए एंड बी ऑप्शन। जो डेंसिटी है हमारे पास में, ये जो डेंसिटी होती है वो कॉन्स्टेंट डेंसिटी होती है डिफरेंट ए के लिए, ठीक है। मास डेंसिटी की अपने बात करें तो ये कॉन्स्टेंट होती है, लेकिन अपने चार्ज डेंसिटी की बात करें तो वो कॉन्स्टेंट नहीं होती, वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। मास डेंसिटी की बात करें हमारे पास में वो कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है, तो ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखो हमारे पास में एटॉमिक न्यूक्लियाई एक्स विद हाफ लाइफ टी एक्स, हाफ लाइफ ये टी एक्स है इसकी हाफ लाइफ, डीके टू वाई हाफ लाइफ टी वाई। द कंडीशन फॉर सेक्युलर इक्विलिब्रियम, सेक्युलर इक्विलिब्रियम में मैंने कहा था λ2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन λ1, या इसको λy लिख लो, इज वेरी वेरी ग्रेटर देन λx, और लैम्डा होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/t हाफ y इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1/t हाफ x, तो इसका मतलब t हाफ x की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी t हाफ y से, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो हमारे पास में ये कर लेना, ए टिपिकल ह्यूमन बॉडी अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव पोटेशियम इज दिस, परसेंटेज ऑफ इट्स मास इन ए टिपिकल ह्यूमन बॉडी, एक सेकेंड, इन ए टिपिकल ह्यूमन बॉडी द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव पोटेशियम इज 3.24 इंटू 10⁻⁵% ऑफ इट्स मास, ठीक है। द एक्टिविटी ड्यू टू पोटेशियम इन ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 70 kg, 70 kg मास की
हमें एक्टिविटी का फॉर्मूला देखो, एक्टिविटी निकालनी है एन लैम्डा चाहिए एक्टिविटी के लिए, ठीक है। और dN/dt होता है एक्टिविटी, है ना, एन लैम्डा। लैम्डा कहां से निकालें, एक सेकेंड रुको, कुछ यहाँ इन्फॉर्मेशन, हाफ लाइफ गिवन है यार, यहाँ टाइप नहीं है ये ना, ये टाइप नहीं है, गिवन है, वही मैं कह रहा था यहाँ पे हाफ लाइफ कैसे पता लगेगा। हाफ लाइफ गिवन है, बिना हाफ लाइफ के निकल ही नहीं सकता ये। 3.942 इंटू 10 टू पावर 6 सेकेंड, 6 है या 16 है, 6 सेकेंड है, ये हमारे पास में है हाफ लाइफ। तो एन लैम्डा निकाल, एन की वैल्यू निकालनी, ये परसेंटेज है, इतना परसेंटेज हमें लेना है मास का। 70 kg है, पोटेशियम का 40 kg, 40 kg में जो हमारे पास में नंबर ऑफ एटम होते हैं वो होते हैं 6.023 इंटू 10 to 26 kg लिया है तो 26 आएगा, ग्राम लेंगे तो वो आएगा 1 kg में होगा 6.023 इंटू 10 to 26/40, और 70 kg में होगा 70 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने एटम होंगे एन की वैल्यू। और इसका कितना परसेंट लेना है, इसका लेना है इतना परसेंट, 3.24 इंटू 10⁻⁵/100, इतना परसेंट लेना है, 3.24 इंटू 10⁻⁵%, इस पूरे का इतना परसेंट लेना है, तो इस वजह से इतना हमने ले लिया। इसको एन में पुट कर देना, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देना हाफ लाइफ से, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सत्तर kg है ना, ठीक है, और ये 40 kg था, 40 kg, ठीक है, क्लियर है, कोई इशू नहीं है, सही है, परसेंटेज लिख लिया, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 6 इंटू 10⁻13 बैकुरल, 6 इंटू 10⁻13 बैकुरल, बट ये पूछ रहा है किलो बैकुरल में, तो 6 इंटू 10⁻10 आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻10 किलो बैकुरल, सॉरी 10⁻10 नहीं आएगा, 10⁻10 तो होता ही है हमारे पास। देखो एक सेकेंड रुको, देखो इसमें क्या होगा हमारे पास में, ये आंसर आएगा 6 इंटू 10⁻, ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड आता है ना हमारे पास में, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, आंसर आएगा 6 इंटू 10⁻13 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, और 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को 1 बैकुरल लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 10⁻3 1 किलो बैकुरल आ जाएगा, तो 6 किलो बैकुरल आ जाएगा, ये 6 किलो बैकुरल। इसकी एसआई यूनिट देखी थी ना हमने, एसआई यूनिट 10⁻10 बैकुरल, डीके पर सेकंड को 10⁻10 होता है ना, वो हमने कल देखा था उसमें थ्योरी में, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने किया, इसको चेक कर लेता हूँ एक बार, है ना, फिर भी चेक कर लेता हूँ मैं, 10⁻10 नहीं था क्या, वो कुछ और था, एक सेकंड रुको, क्यूरी में होता है 10⁻10, 1 क्यूरी होता है, बैकुरल तो 1 डीके पर सेकंड ही होता है, तो 1 किलो बैकुरल। एक बार आंसर निकालना है, इसको गलत आ रहा है भैया, आंसर निकालना एक बार, ये होगा हमारे पास में 10⁻26, और पावर देख लो, ये पावर इससे कैंसिल होगी, 100 10⁻⁻7 और 10⁻26, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻19, और लैम्डा की जगह अपने पुट कर देंगे 3.942 इंटू 10⁻6, देखो इसको कैलकुलेट करते हैं अपने ना, पावर देख लो, ओनली पावर देख लो, 10⁻26 माइनस 10⁻7, ठीक है। और हाफ लाइफ में हमारे पास में होता है, लैम्डा हमारे पास में है log 2/t हाफ, तो 10⁻6, तो -6 और हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10⁻7 और 6 13, तो 10⁻13 हो जाएगा, ये 6 नहीं है भाई, ये 16 है, ये 16 है, क्योंकि 10⁻10 तो यहाँ गिवन ही नहीं ना हमें, तो ये 10⁻16 है भाई, ये 6 नहीं है, 16 और 7 23, तो 10⁻3 रह जाएगा, 6 इंटू 10⁻3 रह जाएगा, 6 इंटू 10⁻3 6 किलो बैकुरल होगा ये,
6 किलो बैकुरल। एक बैकुरल होता है 10⁻10 नहीं होता, वो एक क्यूरी होता है, मेरे को याद नहीं था। इसको कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक है। देखो इस वजह से मैंने सारी यूनिट लिखवाई थी, ठीक है। तो मुझे सारी यूनिट याद होनी चाहिए, उसको रिवाइज कर लेना है ना यूनिट को। तो एक क्यूरी होता है 10⁻10 डीके पर सेकेंड, और एक बैकुरल होता है 10⁻1 डीके पर सेकेंड, वो एक बैकुरल होता है, ठीक है। और यहाँ पे हाफ लाइफ 10⁻16 गिवन है, 6 नहीं गिवन, ठीक है। तो इस वजह से वो गलत आ रहा है हमारा। बाकी क्लियर कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, जो भी मैंने करवाया है ना, ज़रूर रिवीजन कर लेना। तो ये मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट होगी। अब तुम्हारा ईएमटी देखो, ईएमटी के लिए मैं 2 वीडियो ऐड कर दूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखो ईएमटी की अपने बात करें, ईएमटी में 2 पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट, और बाकी रेस्ट पोर्शन, तो उसमें मैग्नेटोस्टैटिक्स, ईएम वेव्स, डीसी एसी सर्किट और वो सब कुछ आ जाएंगे दूसरे पार्ट में। इसकी मैं 2 वीडियो ऐड करूंगा, जो ऑलरेडी मैंने गेट क्रैश कोर्स में अपलोड कर रखी है। सेम सिलेबस है, कोई डिफरेंस नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। गेट का सिलेबस ईएमटी, हाँ गेट में थोड़ा ज़्यादा है, वो मैंने करवाया भी नहीं है गेट क्रैश कोर्स में, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। रेडिएशन वगैरह वो पार्ट इतना करवाया नहीं है मैंने, सिर्फ मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट करवाया और मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वो पूरा का पूरा आईआईटी जैम में है तुम्हारे। तो रिवीजन के तौर पे वो तुम्हें 2 वीडियो देखनी है पूरी, और उनके जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो मैं फर्स्ट पार्ट में इसके कर दूंगा, सेकंड पार्ट में इसके कर दूंगा, ठीक है। वो पूरी 2 वीडियो देख लेना, पूरा फुल रिवाइज हो जाएगा, हर एक फॉर्मूला तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। लगभग 3-3 घंटे की 2 वीडियो है आई थिंक, है ना। तो दोनों वीडियो देख लेना, मैं ऐड कर दूंगा प्लेलिस्ट में, पूरी वीडियो देख लेना और पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो वो पूरा हो जाएगा। फिर अपने थर्मोडायनेमिक्स 1-2 क्लास में अपने थर्मोडायनेमिक्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं, जितना भी हमसे जितना भी पॉसिबल होता है, लगभग 50-60% तो सिलेबस इजीली हो जाएगा रिवाइज, है ना।